हम बात कर रहे हैं पूर्व भाद्रपद नक्षत्र की। समझिए, ये एक ऐसे अस्तित्व की कहानी है जो एक ही वक्त में दो अलग-अलग दुनियाओं में जीता है। अच्छा, इस नक्षत्र को जो बात सबसे अलग बनाती है, वो है इसका दोहरा स्वभाव। कुछ-कुछ जेकिल एंड हाइड जैसा। दुनिया के सामने एक चेहरा है, जो बहुत सामाजिक, बिल्कुल सामान्य और मिलनसार है। लेकिन पर्दे के पीछे एक दूसरी ही हकीकत है। एकदम गुप्त, बहुत तीव्र और कभी-कभी तो थोड़ी डरावनी भी। यही विरोधाभास इनकी पहचान का केंद्र है। और आज हम इसी की गहराइयों को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इनके उस चेहरे की बात करते हैं जो दुनिया देखती है, उनका सामाजिक मुखौटा। ये लोग समाज में इस तरह घुल-मिल जाते हैं जैसे ये वहीं के लिए बने हों। एक ऐसा व्यक्तित्व जो हर किसी को बहुत सहज और स्वीकार्य लगता है। और कमाल की बात यह है कि ये कितने साधारण दिख सकते हैं। अक्सर ये लोग एक आम 9 से 5 वाली नौकरी करते मिलेंगे, पार्टियों में सबसे दोस्ती से मिलेंगे और चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रखेंगे। ये मुखौटा इतना असरदार होता है कि कोई अंदाजा तक नहीं लगा सकता कि इनके अंदर कितनी बड़ी उथल-पुथल चल रही है। लेकिन इस शांत और सामान्य सतह के नीचे आखिर छिपा क्या है? अब हम इनकी उस छिपी हुई दुनिया में कदम रख रहे हैं जो इनके बाहरी रूप के बिल्कुल उलट है और गहरे राजों से भरी हुई है। इनकी निजी जिंदगी अक्सर ऐसी गतिविधियों से भरी होती हैं जो थोड़ी अजीब या कह लें असाधारण होती हैं। ये कुछ भी हो सकता है, किसी खास तरह की सनक से लेकर तांत्रिक विद्याओं या गुप्त साधनाओं में गहरी दिलचस्पी तक। ये एक ऐसी दुनिया है जिसे ये बाहर की नज़रों से पूरी तरह बचा कर रखते हैं। तो सवाल उठता है कि इस तीव्रता, इस दोहरे जीवन के पीछे की ताकत क्या है? इसका जवाब है इनके अंदर जलने वाली एक आग, एक ऐसी आग जो इन्हें अपने लक्ष्य की तरफ बिना रुके धकेलती है। जब ये किसी चीज पर अपना ध्यान लगा देते हैं तो इनकी लगन देखने लायक होती है। इनके अंदर एक जबरदस्त जुनून होता है। अपने मकसद को पाने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, चाहे इसके लिए कोई ऐसा काम ही क्यों ना करना पड़े जो शायद सही ना हो। इसे एक तरह का किलर इंस्टिंक्ट भी कहा गया है, मतलब एक ऐसी जिद जहां हर हाल में जीतना ही है। ये सब एक खास ऊर्जा से होता है जिसे हम शुद्धिकरण की ऊर्जा कह सकते हैं। ये वही आंतरिक आग है जिसका मकसद है पुराने को जलाकर राख कर देना ताकि कुछ नया जन्म ले सके। ये ऊर्जा अक्सर खुद को तकलीफ देने या कठोर तपस्या के रूप में सामने आती है ताकि पिछले जन्मों के बुरे कर्मों को जलाया जा सके। ये प्रक्रिया कुछ इस तरह काम करती है। सबसे पहले पुराने कर्म हैं जिनका बोझ है, फिर वो आंतरिक आग है जो उन्हें जलाकर शुद्ध करती है, और आखिर में एक आध्यात्मिक पुनर्जन्म होता है। ये खुद को बदलने का, खुद को तराशने का एक लगातार चलने वाला चक्र है। लेकिन इस दोहरेपन और इस जबरदस्त तीव्रता की एक कीमत भी चुकानी पड़ती है। इसका उनके मन और भावनाओं पर बहुत गहरा असर पड़ता है, जिससे एक लगातार चलने वाला अंदरूनी संघर्ष पैदा होता है। बाहर से ये भले शांत दिखें, पर अंदर से अक्सर बहुत ज्यादा तनाव में, घबराए हुए और गंभीर रहते हैं। किसी बहस या लड़ाई में ये बहुत जल्दी अपना आपा खो सकते हैं। इनके मन में हमेशा एक बेचैनी, एक घबराहट सी रहती है, और ये अक्सर अपनी पुरानी गलतियों को याद करके खुद को सजा देते रहते हैं। इनका ये विरोधाभास सिर्फ स्वभाव में ही नहीं बल्कि पैसों के मामले में भी दिखता है। आमतौर पर ये काफी कंजूस हो सकते हैं, लेकिन अगर ये किसी का दिल से सम्मान करते हैं, चाहे वो इनका जीवन साथी हो, कोई दोस्त हो या कोई गुरु, तो ये अपना सब कुछ, अपनी पूरी दौलत उनके कदमों में रखने से भी नहीं हिचकिचाते। इनकी ये तीव्रता इनके यौन स्वभाव में भी झलकती है, जिसका प्रतीक सिंह को माना गया है। ये रिश्तों में एक आक्रामक और हावी होने वाले रवैये की तरफ इशारा करता है, और कई बार ये अपने साथी के प्रति जरूरी सम्मान की कमी दिखा सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस नक्षत्र की ये उग्र ऊर्जा पुरुषों और महिलाओं में अलग अलग तरह से काम कर सकती है। पुरुष अक्सर इसके उग्र पहलों के साथ ज्यादा संघर्ष करते नजर आते हैं, जबकि महिलाएं अपनी जिंदगी में बदलावों का अनुभव काफी पहले ही कर सकती हैं, जिससे वे ज्यादा शक्तिशाली या आध्यात्मिक तौर पर स्थिर नजर आती हैं। तो आखिर इस पूरे स्वभाव का, इस दोहरेपन का आध्यात्मिक उद्देश्य क्या है? असल में ये लोग भौतिक और अभौतिक दुनिया के बीच एक पुल की तरह काम करते हैं। इनके अंदर का ये द्वंद्व इसलिए है क्योंकि ये नक्षत्र दो राशियों के बीच बटा हुआ है, कुंभ और मीन। एक तरफ कुंभ राशि का प्रभाव है जो दुनिया की तमाम इच्छाओं को चरम पर ले जाता है, और दूसरी तरफ मीन राशि है जो मोक्ष या मुक्ति के लिए एक गहरी तड़प पैदा करते हैं।
इनकी पूरी जिंदगी इन्हीं दो सिरों के बीच झूलती रहती है। इनका असली काम है जिंदगी के अंधेरे पहलुओं का गवाह बनना, पर उस अंधेरे में खुद को मैला किए बिना। ये अस्तित्व के अलग अलग स्तरों के बीच एक माध्यम की तरह हैं। ये अंधेरे को महसूस करते हैं ताकि रोशनी की कीमत को समझ सकें। देखिए, ये कोई कोमल या शांत ऊर्जा नहीं है। इसे आप एक शुद्ध करने वाली अग्नि की तरह समझिए। एक ऐसी आग जो नए के लिए जगह बनाने के लिए पुराने को पूरी तरह से भस्म कर देती है। ये एक ऐसा अनुभव है जो पहले तोड़ता है, मिटाता है और फिर उसी राख से कुछ नया बनाता है। इस नक्षत्र के जो प्रतीक हैं वो बहुत सीधे, बहुत स्पष्ट और गहरे हैं। वो बिना किसी लाग लपेट के सीधे सीधे अंत और बहुत बड़े परिवर्तनों की ओर इशारा करते हैं। ये सिर्फ प्रतीक नहीं है, बल्कि उस महान बदलाव के संकेत हैं जो आने वाला है। यहाँ का मुख्य प्रतीक बहुत गहरा है, चिता की शया के अगले दो पाए। ये इस दुनिया से हमारी आखिरी विदाई का प्रतीक है, लेकिन इसकी एक और गहरी परत भी है। ये शुद्धिकरण की अग्निशैया भी है, जहां पुराने कर्म पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं ताकि एक नए शुद्ध अस्तित्व का जन्म हो सके। ये प्रतीक एक गहरे आंतरिक संघर्ष को दिखाता है। एक ऐसा इंसान जिसके दो चेहरे हैं, एक चेहरा जो भौतिक दुनिया यानी मटीरियल वर्ल्ड की ओर देख रहा है, और दूसरा जो दिव्य लोक की ओर देख रहा है। ये असल में दो रास्तों के बीच का चुनाव है, एक तनाव है, एक ऐसा आंतरिक संघर्ष जो किसी भी बड़े बदलाव के लिए बहुत जरूरी होता है। यहाँ का एक और प्रतीक है टूटी हुई तलवार। ये रिश्तों, आदतों या पुरानी मान्यताओं को काटने के उस दर्दनाक लेकिन जरूरी काम को दिखाती है। इसका मतलब है विघटन, अंत और किसी भी कीमत पर अपने लक्ष्य को हासिल करने का एक क्रूर दृढ़ संकल्प। यह हमें बताता है कि कुछ बड़ा पाने के लिए कुछ पुराना खोना ही पड़ता है। और भी कई शक्तिशाली प्रतीक हैं जो इसके अर्थ में और भी परतें जोड़ते हैं, जैसे सूरज की एक किरण जो घोर निराशा के समय में एक हल्की सी उम्मीद है, अग्नि का स्तंभ जो कुंडलिनी ऊर्जा के ऊपर उठने का प्रतीक है, घोड़े की काठी जो इसे पेगासस नक्षत्र से जोड़ती है, और मचान जो हमारे कर्म के मंच को दिखाता है जहां एक्शन लिया जाता है। अब हम उस रहस्यमयी देवता की ओर अपना ध्यान लेकर चलते हैं जो इस भयंकर परिवर्तनकारी शक्ति का प्रतीक है, वो शक्ति जो इस पूरी आग के पीछे खड़ी है। तो सवाल ये उठता है, अजर एकापाद कौन है? ये एक ऐसा स्वरूप है जिनके बारे में कम लोग जानते हैं, लेकिन ये अत्यंत शक्तिशाली हैं। इनकी कहानी इस नक्षत्र के रहस्य को खोलती है। अज एकपाद के कई पहलू हैं। अज का मतलब है अजन्मा, उस बिजली की तरह जिसका कोई स्रोत नहीं, जो अचानक आसमान में प्रकट होती है और अपनी दिव्य ऊर्जा से पृथ्वी पर प्रहार करती है। कुछ ग्रंथों में वे रुद्र के दल के एक भयंकर सदस्य हैं जिनका सिर बकरी का और एक ही पैर है। उन्हें गुप्त समाजों और गहरे रहस्यों का देवता भी माना जाता है जो तंत्र और गुप्त विद्या पर शासन करते हैं। चलिए अब कुछ पौराणिक कथाओं की ओर बढ़ते हैं जो इस ऊर्जा को और भी ज्यादा साफ करती हैं। ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, बल्कि इस परिवर्तनकारी आग के जीवंत उदाहरण हैं जो हमें दिखाते हैं कि ये ऊर्जा काम कैसे करती है। नरसिंह की कहानी इस नक्षत्र के स्वभाव के बिल्कुल केंद्र में है। वो एक खंबे से प्रकट हुए, महल की नींव से, और उनकी आंखें खून की तरह लाल थीं। उन्होंने राक्षस राजा हिरण्यकशिपु का विनाश किया। ये कहानी भक्ति की रक्षा के लिए प्रकट होने वाली उस भयंकर और परिवर्तनकारी ऊर्जा को बहुत शानदार तरीके से दिखाती है। शिव को नटराज के रूप में सोचिए, ब्रह्मांड के नर्तक। वो एक पैर पर खड़े होकर ब्रह्मांडीय अग्नि के एक घेरे के अंदर अज्ञान के बौने को कुचल रहे हैं। ये कोई साधारण नृत्य नहीं है, ये ब्रह्मांड का आनंदमय नृत्य है जो हमारे निचले स्व यानी हमारे अहंकार के विनाश का प्रतीक है। अर्जुन और रावण जैसे कई पौराणिक किरदारों ने शिव या ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए एक पैर पर खड़े होकर बहुत ही तीव्र तपस्या की। ये काम असल में एकाग्रता और अपनी आंतरिक ऊर्जाओं को संतुलित करने का एक गहरा रूपक है। ये दिखाता है कि महान शक्ति हासिल करने के लिए किस तरह के समर्पण की जरूरत होती है। होली का त्योहार हमें राक्षसी होलिका की जलने की याद दिलाता है, जो ये मानती थी कि वो आग से अजय है, उसे आग जला नहीं सकती। उसकी मृत्यु उस अहंकार के जलने का प्रतीक है जो खुद को अमर मानने लगता है, और साथ ही निर्दोष भक्त प्रहलाद की रक्षा का भी प्रतीक है। तो अब इन सभी प्रतीकों, देवताओं और मिथकों को एक साथ मिलाकर एक गहरे मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक विचार को समझते हैं। आखिर ये सब कुछ किस एक चीज की ओर इशारा कर रहा है?
यही पूर्वा भाद्रपद की सबसे बड़ी और केंद्रीय सीख है कि दिव्यता के प्रकट होने के लिए निचले स्व का यानी हमारे अहंकार का नष्ट होना जरूरी है। हाँ, ये एक दर्दनाक लेकिन जरूरी प्रक्रिया है जिसमें पुराने मैं को जलना पड़ता है ताकि एक नए शुद्ध स्वरूप का उदय हो सके। तो इस तीव्र ऊर्जा का असली मकसद क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है अहंकार और लगाव की स्थिति से विघटन और मुक्ति की ओर एक यात्रा। ये हमें अज्ञान से निकालकर स्पष्टता और जागृति की ओर ले जाती है। ये भौतिक मोह को छोड़कर दिव्य ध्यान की ओर एक गहरा परिवर्तन है। देखिए, इसे समझने का सबसे आसान तरीका है एक आग की तरह सोचना। एक ऐसी आग जो ट्रांसफॉर्म कर देती है। ये आग नया कुछ बना भी सकती है और सब कुछ जलाकर राख भी कर सकती है। बहुत शक्तिशाली है। अब इतनी तेज एनर्जी को, इस आग को एक दिशा की जरूरत तो पड़ेगी ही, है ना? वरना ये विनाशकारी हो सकती है। तो चलिए, इस गाइड के जरिए हम उन्हीं रास्तों को खोजते हैं जो इस शक्ति को एक रचनात्मक, एक पॉजिटिव मोड़ दे सकते हैं। तो सबसे पहला रास्ता जो हम देखेंगे वो है आध्यात्मिकता का, एक ऐसा मार्ग जो हमें सीधे दिव्यता से जोड़ता है। इस नक्षत्र की ऊर्जा को संतुलित करने के लिए सबसे शक्तिशाली तरीका माना जाता है भगवान शिव की पूजा, खासकर उनके रुद्र रूप की या फिर अज एक पाद यानी उनके एक पैर वाले रूप की। ऐसा माना जाता है कि इस पूजा से इस नक्षत्र की जो विनाशकारी क्षमता है वो शांत हो जाती है। अब बात करते हैं मंत्रों की। इस ऊर्जा से जुड़ने के लिए 2 मूल मंत्र हैं, ओम वम और ओम शम। और अगर और गहरे ध्यान में जाना हो तो उसके लिए बीज मंत्र है ओम। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात, इन मूल मंत्रों का जाप 108 बार करना होता है। इसका असर सबसे ज्यादा तब होता है जब चंद्रमा पूर्वा भाद्रपद से गुजर रहा हो। उस समय इसकी शक्ति अपने चरम पर होती है। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि ऊर्जा बहुत ज्यादा और आप जानते हैं अस्थिर महसूस होती है। ऐसे में नरसिंह गायत्री का पाठ करना एक बहुत ही प्रभावी उपाय है। ये उस उग्रता को, उस गुस्से को शांति में बदल सकता है। एक और शक्तिशाली उपाय है तीर्थ यात्रा। जो 12 ज्योतिर्लिंग है वहां जाना इस नक्षत्र से जुड़े कार्मिक पैटर्न्स को साफ करने में, उन्हें शुद्ध करने में जबरदस्त मदद करता है। ये एक तरह से कार्मिक क्लेंजिंग है। इसके अलावा कुछ अनुष्ठान भी हैं, जैसे रुद्रम के मंत्रों का पाठ करना, जिसमें नमकम और चमकम आते हैं। ये अनुष्ठान उच्च ऊर्जाओं को आमंत्रित करते हैं, जो एक तरह का आध्यात्मिक सुरक्षा कवच बनाती हैं। तो ये था हमारा आध्यात्मिक मार्ग। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे रास्ते की तरफ, जिसे हम कहते हैं एक्टिवेशन पाथवे। यहाँ बात होगी अपनी ऊर्जा को सचेत रूप से केंद्रित करने की, उसे एक लक्ष्य देने की। इसके लिए एक खास तकनीक है जिसे स्टेला माइंड प्रोग्रामिंग कहते हैं। इसके 3 आसान से चरण हैं। पहला, इसके देवता अज एक पाद या इसके प्रतीक जैसे तलवार या 2 मुंह वाले व्यक्ति, इन पर पूरा ध्यान लगाना है। दूसरा, बीज मंत्र ओम को 108 बार दोहराना है। और आखिर में तीसरा चरण, उस पूरी छवि को अपने अवचेतन मन में रजिस्टर कर लेना है। इससे इस नक्षत्र के सकारात्मक गुण आपके अंदर समा जाते हैं। एक चीज समझनी बहुत जरूरी है, सक्रियण के लिए एकदम तीर जैसी एकाग्रता चाहिए, बिल्कुल तीर की तरह, एक ही निशाने पर। जब तक फोकस एक जगह नहीं होगा, ऊर्जा बिखरती रहेगी। शारीरिक स्तर पर भी हम कुछ कर सकते हैं, जैसे योग में वृक्षासन यानी ट्री पोज। एक पैर पर खड़े होकर किए जाने वाले आसन शारीरिक और मानसिक दोनों तरह का संतुलन लाते हैं और प्रतीकात्मक रूप से ये उस तपस्या को भी दर्शाते हैं जो इस नक्षत्र की मुख्य थीम है। इस नक्षत्र की एक बहुत ही अनोखी शक्ति है। इसे कहते हैं यजमान उद्यमन शक्ति। इसका मतलब क्या है? ये वो शक्ति है जो त्याग से या कुछ देने से सक्रिय होती है। जब हम किसी बड़ी चीज के लिए कोई छोटी चीज छोड़ते हैं, तब ये शक्ति जागती है। चलिए, अब हम आते हैं अपने तीसरे और आखिरी मार्ग पर। यह है ग्राउंडिंग पाथवे। इसमें बात होगी उन व्यवहारिक दैनिक जीवन की चीजों की जो हमें जमीन से जोड़े रखती हैं, हमें संतुलित रखती हैं। कुछ बहुत सरल चीजें हैं जो हम रोज कर सकते हैं, जैसे अपने घर के बड़ों के पैर छूना या फिर किसी ऊंची जगह जैसे पहाड़ या ऊंची बिल्डिंग पर थोड़ा समय बिताना। यहाँ तक कि एप्सम सॉल्ट डालकर गर्म पानी में पैर रखना भी नकारात्मक ऊर्जा को कम करने में मदद करता है। हमारी जीवन शैली और हम क्या पहनते हैं, इसका भी हमारी ऊर्जा पर असर पड़ता है।
इस नक्षत्र के लिए हल्के रंग, खासकर हल्का नीला, बहुत अच्छे माने जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ काले कपड़ों और चमड़े के उत्पादों से बचने की सलाह दी जाती है। तो हमने 3 अलग-अलग रास्ते देखे। अब आखिर में उस एक यूनिफाइंग प्रिंसिपल की बात करते हैं जो इन सभी उपायों को आपस में जोड़ता है। ये है परम मार्ग। और वो सिद्धांत है कर्मयोग। इसका सरल सा मतलब है निष्काम कर्म। मतलब जो भी काम हम कर रहे हैं उसे पूरी लगन से करें, लेकिन उसके परिणाम से लगाव न रखें। यही वो आखिरी चाबी है जो सारे नकारात्मक प्रभावों को बेअसर करके असली संतुलन लाती है। ज्योतिष की दुनिया में पूर्व भाद्रपदा को सिर्फ एक तारा समूह या नक्षत्र की तरह नहीं देखा जाता, बल्कि इसे एक पुल की तरह समझा जाता है। एक ऐसा पुल जो एक बहुत ही गहरी ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी, मतलब परिवर्तन लाने वाली ऊर्जा का प्रतीक है। और यही वो ऊर्जा है जो हमारे करियर के रास्तों को एक आकार देती है और हमें साधारण से परे ले जाती है। तो इस प्रतीकात्मक पुल के पार जो पहला रास्ता हमें नजर आता है, वो हमें सीधे जीवन के अंतिम परिवर्तन की तरफ ले जाता है। इसमें वो भूमिकाएं आती हैं जो अंत और एक नई शुरुआत दोनों को संभालती हैं। देखिए, इस नक्षत्र का जो प्रतीक है वो है एक अंतिम संस्कार की खाट। ये प्रतीक ही इसे सीधे तौर पर जीवन की अंतिम यात्रा से जोड़ देता है। तो जाहिर है, जो लोग शवों का संस्कार करते हैं, जिन्हें हम मोर्टिशियंस कहते हैं, वो जीवन के सबसे बड़े सच का रोज सामना करते हैं, बिल्कुल सीधे। और इस रास्ते पर सिर्फ मोर्टिशियंस ही नहीं हैं, ताबूत बनाने वाले लोग, कब्रिस्तान के रखवाले और शमशान सेवाओं से जुड़े हुए सभी लोग, ये सब इसी में शामिल हैं। इन सभी की भूमिकाएं जीवन के आखिरी पड़ाव से बहुत गहराई से जुड़ी हुई हैं। इसी तरह सर्जरी को भी सिर्फ एक मेडिकल प्रक्रिया के तौर पर नहीं देखा जाता। ये असल में एक बहुत गहरे शारीरिक बदलाव का काम है। सोचिए, जहां जीवन बचाने के लिए शरीर को काटा जाता है और फिर से जोड़ा जाता है, ये अपने आप में ही एक अंत और एक नई शुरुआत की तरह है। और इसी पथ पर मनोचिकित्सक भी चलते हैं। वो मन की गहरी से गहरी अशांति से जूझते हैं, मन के उन अंधेरे कोनों तक पहुंचते हैं जहां कोई और जाने की हिम्मत भी नहीं करता। ये एक बहुत ही गहन और जोखिम भरा काम है, जहां एक बड़े मानसिक परिवर्तन की संभावना हमेशा बनी रहती है। चलिए, अब इस पुल पर बने दूसरे रास्ते पर चलते हैं। ये रास्ता हमें भविष्य की ओर ले जाता है, विज्ञान और इंसान की क्षमता के उस किनारे पर जहां कल की दुनिया बन रही है। इस नक्षत्र की जो भविष्य को देखने वाली ऊर्जा है, वो इसे टेक्नोलॉजी के सबसे एडवांस्ड फील्ड से जोड़ती है, जैसे कि रोबोटिक्स, माइक्रोचिपिंग और जेनेटिक मैनिपुलेशन। ये सभी क्षेत्र आज की सीमाओं को तोड़कर आने वाले कल को बना रहे हैं। और यही गहरी ऊर्जा है जो क्रिएटिविटी में भी अपना रास्ता ढूंढ लेती है, खास तौर पर हॉरर, मिस्ट्री और साइंस फिक्शन जैसी शैलियों में। इन जॉनरा के लेखक और फिल्ममेकर इसी ऊर्जा का इस्तेमाल करके जीवन के अंधेरे और भविष्य के अनजाने पहलुओं को पर्दे पर उतारते हैं। अब हम आते हैं तीसरे और शायद सबसे चुनौतीपूर्ण रास्ते पर। ये रास्ता समाज और इंसान के स्वभाव के उन उग्र या कहें कि अंधेरे पहलुओं का सामना करने से जुड़ा हुआ है। देखिए, समाज में कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिनके लिए एक खास तरह की मानसिक मजबूती चाहिए होती है। हथियार बनाना, पोर्नोग्राफी उद्योग या फिर चमड़ा उद्योग। ये सभी ऐसे क्षेत्र हैं जो अक्सर सामाजिक वर्जनाओं से घिरे होते हैं और इनमें काम करने के लिए एक तरह की निर्लिप्तता की जरूरत पड़ती है। यही रास्ता हमें आध्यात्मिक दुनिया की परछाइयों में काम करने वालों तक भी ले जाता है। तांत्रिक, ऑकल्टिस्ट्स और गुप्त समाजों के सदस्य, ये वो लोग हैं जो ज्ञान के उन छिपे हुए रूपों की खोज करते हैं जिन्हें अक्सर गलत समझा जाता है। इसी पथ पर हमें चरम नेतृत्व के प्रतीक भी मिलते हैं, जैसे कि पंथगुरु, नए धर्मों की स्थापना करने वाले या फिर वो कट्टरपंथी जो बहुत ही तीव्र विश्वास प्रणालियों का निर्माण करते हैं। ये सभी इसी उग्र ऊर्जा का एक रूप हैं। और फिर वो भूमिकाएं आती हैं जो सीधे सीधे आग, जहर और विनाश से जुड़ी हैं। धातु उद्योग की भट्टियों से लेकर जहरीले कचरे के मैनेजमेंट तक, और तो और हत्या की जांच करने वाले दस्तों से लेकर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों तक, ये सब इसी ऊर्जा के औद्योगिक और भौतिक रूप हैं। अब आते हैं इसके आखिरी और सबसे हैरान करने वाले पहलू पर। सवाल ये है कि इतनी तीव्रता वाले लोग आम समाज में कैसे घुल मिल जाते हैं। ये एक ही जिंदगी में एक गहरे दोहरेपन की कहानी है। यहाँ पर ना एक बहुत गहरा द्वैत देखने को मिलता है। हो सकता है कोई व्यक्ति सुबह 9 से 5 की बिल्कुल सामान्य ऑफिस की नौकरी कर रहा हो, लेकिन शाम होते ही उसकी निजी जिंदगी गहन शोध, गुप्त विज्ञान या किसी असाधारण जुनून में डूबी हो।
ये एक सामाजिक चेहरे और एक निजी खोज की जिंदगी है, एक ही साथ। इससे पता चलता है कि इन लोगों में आज के सामाजिक ढांचे में फिट होने की कमाल की क्षमता होती है। वे एक मिलनसार और बिल्कुल सामान्य सदस्य के तौर पर सबके सामने आ सकते हैं, जबकि उनकी असली दुनिया वो पर्दे के पीछे छिपी रहती है। तो अंत में ये सब हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। इस तीव्रता के रास्ते पर चलने का असल में मतलब क्या है? एक ऐसी जिंदगी जो दो अलग अलग चरम सीमाओं के बीच फैली हो, उसका सार क्या है? इस पर विचार जरूर करना तो चाहिए। पूर्वा भाद्रपद का जो कोर है, जो सार है, वो है इसका दोहरापन। ये एक ऐसा तारा है जो आप कह सकते हैं एक ही पल में विनाश भी है और निर्माण भी, अंधेरा भी है और रोशनी भी। इसकी जो ऊर्जा है ना, वो कभी एक जगह टिकती ही नहीं, बिल्कुल एक बहती हुई नदी की तरह है जो हर मोड़ पर अपना रूप बदल लेती है। और यही एक कमाल की शक्तिशाली ऊर्जा 4 अलग-अलग रास्तों से होकर गुजरती है, जिन्हें हम पद कहते हैं। समझिए, हर पद इसकी कहानी का एक बिल्कुल नया चैप्टर है, एक नया पहलू। तो आइए पहले अध्याय से ही शुरुआत करते हैं। तो पहला पद, द डिटर्मिन्ड माइंड, जैसा नाम से ही जाहिर है, ये दृढ़ मन का प्रतीक है। यहाँ पूर्वा भाद्रपद की जो एनर्जी है, वो एक तरह की मानसिक आग, एक अटूट इरादे के रूप में सामने आती है। अच्छा, तो ज्योतिष के हिसाब से देखें तो ये पद आता है कुंभ राशि में, और इसका जो नवांश है, नवांश को आप कह सकते हैं इस पद की आत्मा, वो है मेष, जिसका स्वामी है मंगल। और जैसे ही मंगल का नाम आता है, समझ लीजिए कि स्वभाव में एक तेजी, एक आक्रामकता और अपने लक्ष्य को पाने की जिद आ जाती है। ये पूरी की पूरी ऊर्जा दिमागी लेवल पर काम करती है। इस पद की सबसे बड़ी, सबसे खास बात है चट्टान जैसा पक्का इरादा। जब इस एनर्जी वाले लोग कुछ करने की ठान लेते हैं ना, तो उन्हें उनके रास्ते से हटाना आप कह सकते हैं कि लगभग नामुमकिन है। उनकी दिमागी ताकत ही उनका सबसे बड़ा हथियार बन जाती है। लेकिन यहीं पर कहानी में ट्विस्ट आता है। इसी पद का दोहरापन सामने आता है। देखिए, एक तरफ तो ये जबरदस्त इरादा है जो उन्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचाता है, लेकिन दूसरी तरफ वही मंगल का असर, गुस्से और आक्रामकता को काबू में रखने के लिए एक लगातार जंग छेड़ देता है। असली चैलेंज यही है कि इस जबरदस्त ऊर्जा को सही दिशा कैसे दी जाए। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं दूसरे पद की तरफ, द इंडल्जेंट फॉर्म। यहाँ मामला थोड़ा बदल जाता है। यहाँ ऊर्जा दिमाग से उतरकर सीधे सीधे भौतिक यानी कि सांसारिक दुनिया में आ जाती है। ये पद भी कुंभ राशि में ही है, लेकिन इसका नवांश है वृषभ, जिसके स्वामी है शुक्र। और शुक्र मतलब भौतिक सुख, आराम, स्थिरता और हमारी जो इंद्रियां हैं, सेंसेस, उनके अनुभव। सारा फोकस यहीं शिफ्ट हो जाता है। ये वो पद है जो पूर्वा भाद्रपद के उस अंधेरे पक्ष को एक फिजिकल फॉर्म देता है। यहाँ उसकी अजीबोगरीब इच्छाएं जन्म लेती हैं। इस ऊर्जा वाले लोग सांसारिक और इंद्रियों से मिलने वाली सुखों की दुनिया में जैसे खो से जाते हैं, और उनकी ये इच्छाएं अक्सर बहुत ही अनोखी और पर्सनल होती हैं, जो इस भौतिक दुनिया के अनुभव से बहुत गहरे में जुड़ी होती हैं। अब आता है तीसरा पद, द कम्युनिकेटिव ब्रिज। ये एक पुल की तरह काम करता है। इस गहरी और इंटेंस नक्षत्र की ऊर्जा का ये सबसे हल्का, सबसे इंटेलेक्चुअल एक्सप्रेशन है। ये कुंभ राशि के बिल्कुल आखिरी हिस्सों में आता है, और इसका नवांश है मिथुन, जिसका स्वामी है बुध। और बुध का मतलब है क्यूरियोसिटी, इंटेलिजेंस और जाहिर है बात करने की, कम्युनिकेट करने की कमाल की क्षमता। इसे सबसे हल्का पद क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पूर्वा भाद्रपद की जो दो मुही प्रकृति है ना, वो किसी विनाश या भोगविलास में नहीं, बल्कि दिमागी बहस में बदल जाती है। यहाँ के लोग हर चीज के फायदे, नुकसान को तोलते हैं, प्लानिंग करते हैं और अपनी बातों से, अपने कम्युनिकेशन से दुनिया पर असर डालने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या होता है जब ये ऊर्जा वायु तत्व की राशि यानी कुंभ से निकलकर जल तत्व की राशि यानी मीन में चली जाती है? हवा से पानी का ये सफ़र एक बहुत ही गहरा और ज़रूरी मोड़ लाता है, और यही मोड़ हमें ले जाता है आखिरी और सबसे कॉम्प्लेक्स पद की तरफ। चौथा पद, द कार्मिक डेप्थ्स, ये कर्म की गहराइयों से जुड़ा है। ये पूर्वा भाद्रपद का सबसे यूनिक और स्पिरिचुअली सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो अब मीन राशि में है। तो ये मीन राशि में है और इसका नवांश है कर्क, जिसका स्वामी है चंद्रमा। अब ये कॉम्बिनेशन, ये इसे बहुत ज़्यादा इमोशनल, सेंसिटिव और इंट्यूटिव बना देता है। यहाँ पर ऊर्जा बाहर की दुनिया से पूरी तरह हटकर अंदर की
यानी आध्यात्मिक दुनिया की तरफ मुड़ जाती है। और इसी पद में पूर्वा भाद्रपद का वो जो दोहरापन है ना, वो अपने चरम पर पहुंच जाता है। एक तरफ ये इंसान देवदूत की तरह एकदम भला परोपकारी हो सकता है, तो दूसरी ही तरफ उतना ही शैतानी और विनाशकारी भी। यहाँ अच्छे और बुरे के बीच की जो लकीर है वो जैसे धुंधली पड़ जाती है, मिट सी जाती है। और एक बहुत दिलचस्प बात, इस पद के लोग सोशल लेवल पर सबसे माहिर होते हैं। वो बहुत ज्यादा आध्यात्मिक होते हैं और उनकी जिंदगी पर अक्सर किसी गुरु या किसी आध्यात्मिक रास्ते से जुड़े हुए कर्मों का गहरा असर होता है। इसकी सबसे बड़ी वजह, इस नवांश में बृहस्पति जुपिटर उच्च का हो जाता है और यही चीज इसे एक असाधारण आध्यात्मिक ताकत देती है। तो जब हम इन चारों पदों को एक साथ रखकर देखते हैं तो हमें सिर्फ 4 अलग अलग तरह के लोग नहीं दिखते, नहीं, हमें ट्रांसफॉर्मेशन की, बदलाव की एक पूरी यात्रा दिखाई देती है। ये सफर शुरू होता है दिमागी आग और एक जबरदस्त इरादे से, फिर ये एक संसारिक रूप लेता है, भौतिक इच्छाओं में ढलता है। इसके बाद ये बुद्धि और बातचीत के जरिए खुद को दुनिया के सामने रखता है और आखिर में ये आध्यात्मिक गहराइयों और कर्म की समझ में जाके मिल जाता है।